हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपम शर्मा आज फिर आपके सामने केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और वो आप बोर्ड में देख रहे हैं कि वो है अम्ल क्षार अवधारणा, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ये टॉपिक एसीएफ के एग्ज़ाम के लिए, नीट के एग्ज़ाम के लिए और जेई के एग्ज़ाम के लिए, तीनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। देखिए, एक चीज़ बहुत अच्छे से पहले यहाँ समझ लें कि हमने कुछ वीडियोस पहले डाले थे ऑर्गेनिक वाले, ठीक है। कई बार कैंडिडेट्स का ये इंक्वायरी रहती है या ये क्वेश्चन रहता है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एसीएफ के सिलेबस में है ही नहीं और आप उसको पढ़ा रहे हैं। देखिए, टॉपिक की जो इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे टॉपिक जो डायरेक्टली लिंक नहीं है पर इनडायरेक्टली वो क्या होते हैं, उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमारे क्वेश्चनों में यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए पिछला वीडियो हमारा जो आया था वो थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर था, तो उसके क्वेश्चन एसीएफ के एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब बात आती है ऑर्गेनिक वाले पोर्शन में कि हमने ऑर्गेनिक के नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म को क्यों पढ़ा है। अगर आप देखें तो अल्कोहल वाले चैप्टर या एसिड वाला चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे उससे पहले आपको नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म की थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना फिर आप उसको नहीं समझ पाएंगे। अब एक क्वेरी कैंडिडेट्स की ये भी आती है कि आप सीक्वेंस से न चल के आप बीच में ऑर्गेनिक और फिजिकल को ऐसा चला रहे हैं। देखिए, वो टॉपिक हमने इसलिए आपको पढ़ाया क्योंकि उसके ऊपर कमांड लाने में थोड़ा वक्त लगेगा कैंडिडेट को, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे कंडीशंस हैं जो हमने ओरली तो बता दी पर आपको डॉक्यूमेंटेड कुछ भी नहीं कराया ऑनलाइन उसमें। तो ऐसी कंडीशन में कैंडिडेट क्या है कि उस वीडियो को हमारे ऑर्गेनिक वाले को 2, 4, 5 बार देखेगा। जब उसका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा तब हम जब ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो वो सारी चीजों को बेहतर अटेंड कर पाएगा। इसी कारण हमने उस टॉपिक को पहले पढ़ा दिया। तो कई लोग की ये नाराजगी थी कि आप सीक्वेंस से नहीं चल रहे हैं। देखिए, हम उसको पता है कि तैयारी कैसे करानी है, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए और जो चीज़ों को जहां पढ़ाया जा रहा है उसका महत्व है। इसी कारण इस बात को बिल्कुल मत वो करिए कि हमने ऑर्गेनिक को पहले 2 क्लास ले ली, 3 लेक्चर ले लिया और उसके बाद फिर हम इधर उतर आए, क्योंकि उसमें आपको कमांड लाने में टाइम लगेगा। अगर हम लगातार वीडियोस डालते रहेंगे तो आप पीछे के कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे और जब उससे कनेक्टेड टॉपिक आएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस बात को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम सीक्वेंस से नहीं चल रहे हैं। हमारे चीज़ों में, केमिस्ट्री में जो टॉपिक दूसरे से रिलेट होगा हम आपको बिल्कुल बताएंगे और जो टॉपिक का रिलेशन दूसरे टॉपिक से नहीं होगा, सेपरेटली होगा, वो हम सेपरेटली एक लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो अब दोस्तों वापस आते हैं अपने उस टॉपिक पे जो हमको आज पढ़ना है और वो है आपका अम्ल क्षार अवधारणा। देखिए, छोटी क्लासों में आपने जो पढ़ा होगा कि अम्ल क्या होते हैं, व्हाट इज एसिड, तो आपने एक चीज पढ़ी होगी कि एसिड वो स्पीसीज होती है या वो कंपाउंड होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ये बिल्कुल मैं बेसिक बता रहा हूं, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा पर एक बेसिक मैं आपका बिल्ड कर देना चाहता हूं कॉन्सेप्ट जो आपने 9, 10 से छोटी क्लासों में देखा होगा कि एसिड वो पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस को लाल करते हैं। दे टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। ये एसिड के लिए हो गया। बेस के लिए इसका अपोजिट रहेगा कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं, टेस्ट में कड़वे रहेंगे और जो लाल लिटमस को नीला कर देंगे। दे टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। ये तो बेसिक बात हो गई। पर जब हायर क्लास में आते हैं तो इनकी डेफिनेशंस कुछ बदलती है और कुछ चेंज होती है। तो अलग अलग साइंटिस्टों ने इसकी डेफिनेशंस अलग अलग दी और अलग अलग तरीके से इसको डिस्क्राइब किया। तो एक एक करके हम उन सारे साइंटिस्टों के कॉन्सेप्ट को आज यहां इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं पहला कॉन्सेप्ट, वो है आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस, ध्यान दीजिए ये वैज्ञानिक का नाम है तो इसका इंग्लिश और हिंदी तो नहीं होगा। आर्हीनियस अवधारणा या आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ये वो साइंटिस्ट थे जिनने अम्ल और क्षार को अपने स्तर पे परिभाषित किया और ये किया था उनने 1887 में, मतलब 1887 में ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो क्या था वो कॉन्सेप्ट? तो आर्हीनियस ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, आर्हीनियस ने कहा कि वे पदार्थ अम्ल होते हैं जो कि जलीय माध्यम में प्रोटॉन का दान करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एसिड्स आर दोज स्पीसीज विच डोनेट प्रोटॉन इन एक्वस मीडियम। अब प्रोटॉन किसको बोल रहे हैं? जनरली आप प्रोटॉन समझते थे कि परमाणु के अंदर जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यहां से अलग होकर प्रोटॉन यहां पे है H+ आयन, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन।
ध्यान दीजिएगा। और उसकी वजह भी है, अगर आप वजह जानना चाहेंगे तो हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, पर न्यूट्रॉन जो होते हैं उसके पास नहीं होते। पूरी आवर्त सारणी में या पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा परमाणु जो प्रकृति में आता है या एग्जिस्ट करता है जिसके पास में 0 न्यूट्रॉन्स हैं, मतलब न्यूट्रॉन है ही नहीं। अब अगर हमने यहां पे पॉजिटिव चार्ज लगाया, पॉजिटिव चार्ज लगाने का मतलब है उससे हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अब मैं यहां पे H+ की अगर बात करता हूं तो यहां पे इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 0, बट प्रोटॉन इसके पास 1 है, न्यूट्रॉन तो पहले से ही 0 था। तो चूंकि ये एक प्रोटॉन के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, इसी कारण H+ आयन को दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसको हम प्रोटॉन बोलते हैं। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे कि हम H+ आयन को प्रोटॉन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक प्रोटॉन को केवल ग्रहण करके एग्जिस्ट कर रहा है H+ के फॉर्म में। तो आर्हीनियस ने ये बोला कि जो भी पदार्थ, जो भी स्पीसीज जो प्रोटॉन का दान करेगी, अब प्रोटॉन बोलने का मतलब है हम बोलेंगे H+ आयन का दान करेगी, वो सारे के सारे अम्ल होंगे। पर उसके साथ एक और कंडीशन उनने लगा दी कि माध्यम जली होना चाहिए। मतलब अगर जली माध्यम नहीं होगा तो हम आर्हीनियस के हिसाब से उसको अम्ल नहीं कहेंगे। तो क्षार किसको बोलेंगे? अब आर्हीनियस के हिसाब से क्षार वे पदार्थ हैं जो कि जली माध्यम में हाइड्रोक्साइड आयन का दान करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH- आयन, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। आई होप आप ये समझते होंगे। तो अब आपके पास में 2 कंडीशन आ गई कि जो प्रोटॉन का दान करेगा, ये दान करने की बात हो रही है, ये दान करने की बात हो रही है, तो जो प्रोटॉन का दान कर रहा है या H+ आयन का दान कर रहा है वो तो अम्ल है, और जो हाइड्रोक्साइड आयन का दान करेगा वो क्षार है। पर ये दोनों जो प्रोसेस होंगी वो माध्यम क्या होना चाहिए? माध्यम जली होना चाहिए। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत थी और यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। ध्यान दीजिएगा, मतलब कई बार क्या होता है, वरदान अभिशाप बनता है, ये उसी कुछ कैटेगरी में आ गया। तो आर्हीनियस ने एक्सप्लेनेशन में, अपने विवरण में यह परिभाषित किया था अम्ल और क्षार को इस तरीके से। पर इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि इनने माध्यम को जली बताया। तो माध्यम को जली बताने से नुकसान यह हुआ कि बहुत सारी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो कि बिना जली माध्यम के भी प्रोसीड करती हैं, चलती हैं, पर उनमें अम्ल और क्षार की व्याख्या की जा सकती है। पर आर्हीनियस के हिसाब से उसमें अम्ल और क्षार की व्याख्या नहीं की जा सकती थी, क्योंकि उनने कह दिया था कि माध्यम जली होना चाहिए। तो अगर मैं आर्हीनियस के हिसाब से चलूंगा तो HCl के नीचे मैंने लिख दिया जली, और इसकी अभिक्रिया कराई तो ये टूटा H+ और Cl- में, और ये भी जली था, ये मैंने नीचे लिख दिया जली या एक्वस। इंग्लिश में अगर बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट द मीडियम, शुड बी एक्वस। तो HCl एक्वस मीडिया में रिएक्शन कर रहा है तो ये एक अम्ल है। तो ये अम्ल किसके अनुसार है? तो ये अम्ल आर्हीनियस के अनुसार है। तो ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि अम्ल और क्षार की अवधारणा अलग अलग वैज्ञानिकों के हिसाब से बदलती रहेंगी। तो आई होप आपने आर्हीनियस कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। अब आते हैं इनमें जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड भी हैं जिनके पास में प्रोटॉन है ही नहीं, मतलब H+ है ही नहीं, फिर भी वो अम्ल की तरह से काम करेंगे। अभी हम आगे देखेंगे। जैसे मैं CO2 की बात कर लूं, एक बड़ा पॉपुलर एग्जांपल लेता हूं। CO2 एक अम्ल है। अगर रासायनिक अभिक्रियाओं में देखें तो CO2 एक अम्ल है, कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है। तो अगर आर्हीनियस के हिसाब से जाते तो जो प्रोटॉन का दान करते हैं वो अम्ल होते, पर CO2 के पास तो प्रोटॉन है ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये फिर अम्ल कैसे बनता? तो ये एक्सप्लेनेशन आर्हीनियस नहीं दे पाए। तो ये थ्योरी क्या हो गई? फेल हो गई। ये कॉन्सेप्ट जो था वो नकार दिया गया दूसरे वैज्ञानिकों के द्वारा कि आपकी थ्योरी कुछ समय तो काम कर रही है, बट यूनिवर्सल काम नहीं कर रही है, सभी कंपाउंड पे लागू नहीं हो रही है। तो चूंकि काफ़ी इनने एप्रिसिएशन वर्क किया था, 1887 की बात है, काफ़ी पुरानी बात है, तो इसी कारण हम इन सबको पढ़ते हैं और इनके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलते हैं। अब आगे चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट के। दूसरा कॉन्सेप्ट मतलब दूसरा वैज्ञानिक जिनने एसिड और बेस को एक्सप्लेन किया वो थे ब्रॉन्स्टेड और लॉरी। ये दोनों वैज्ञानिक का नाम है, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी, मैंने एंड लिख दिया। और ये कॉन्सेप्ट आया था 1923 में, 1923 में।
मतलब उसके बाद बीच में और बहुत सारे वैज्ञानिकों 1887 के बाद से बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया, पर कोई भी ऐसा काम नहीं था जिसको कि पढ़ा जा सके। ध्यान दीजिए, काम तो बहुत हो रहे हैं। जैसे मैं अभी बात करूं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन खोजी जा रही है, बहुत सारे वैज्ञानिक इसमें पूरी दुनिया के लगे हुए हैं, पर कोई ऐसा नहीं आ रहा है सामने जिसको कि हम लोग यूज कर पाएं एक प्रॉपर वे में। तो उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया मार्केट में और वो था ब्रॉन्स्टेट-लॉरी का, जिन्होंने 1923 में ये कॉन्सेप्ट दिया। अब इनके अनुसार अम्ल कौन होते हैं? तो अगर इनके अनुसार देखा जाए तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन का दान करते हैं। ध्यान दीजिए, ये आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं कि एसिड आर दोज स्पीसीज विच डोनेट प्रोटॉन, बट यहां पे उनने माध्यम को जली नहीं बताया, मतलब नॉन एक्वस मीडिया में भी रिएक्शन हो सकती है। तो यहां पे अम्ल वो पदार्थ होंगे जो प्रोटॉन दाता होंगे, या यूं बोल दीजिए जो प्रोटॉन का दान कर रहे होंगे। तो एसिड आर दोज स्पीसीज विच डोनेट प्रोटॉन। और बेस, अगर मैं क्षार की बात करूं, अगर मैं बेस की बात करूं, तो ये प्रोटॉन ग्राही होते हैं। ध्यान दीजिए, बेस आर दोज स्पीसीज विच एक्सेप्ट प्रोटॉन। अब देखिए, हाइड्रोक्साइड वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया अभी। इससे पहले आर्हीनियस की कॉन्सेप्ट को अगर मैं जोड़ूं यहां पे, तो आर्हीनियस ने बताया था कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन का दान करें, पर ब्रॉन्स्टेट-लॉरी ने कहा कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन को ग्रहण करेंगे। ध्यान दीजिए, दोनों में डिफरेंस आप अपने दिमाग में रखिए, तब कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये पहला वाला कॉन्सेप्ट तो कॉमन हो गया कि आर्हीनियस ने भी कहा कि अम्ल वो होते हैं जो प्रोटॉन का दान करते हैं, ब्रॉन्स्टेट-लॉरी ने भी यही कहा कि अम्ल वो होते हैं जो प्रोटॉन का दान करते हैं। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या आया? दोनों में डिफरेंस आया कि ब्रॉन्स्टेट-लॉरी ने कहा कि नॉन एक्वस मीडिया में भी प्रोटॉन का दान किया जा सकता है अम्ल के द्वारा, जबकि आर्हीनियस ने यह बोला कि माध्यम जली होना चाहिए। तो यह कॉन्सेप्ट वहां पर फेल हो गया था। क्यों फेल हो गया था वो भी हम लोग अभी थोड़ी देर में समझेंगे कि आर्हीनियस का क्यों कॉन्सेप्ट वहां पे फेल हो गया था, और ये कॉन्सेप्ट क्यों उससे बेहतर था। क्योंकि हमारे हिसाब से तो दोनों ही प्रोटॉन का दान कर रहे हैं, तो ये तो कॉमन हो गया बात, पर उसकी वजह है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है, जो अब हम लोग यहां पे डिस्कस कर लेते हैं, कि आर्हीनियस ने जो कॉन्सेप्ट बोला, उनने कहा कि जलीय माध्यम में प्रोटॉन का दान होना चाहिए। जबकि एक बात क्लियर है, बाद में वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो पता चला कि कभी भी पानी में H+ आयन मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। ध्यान दीजिएगा, कभी भी पानी में H+ आयन मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। तो अब दिमाग में कैंडिडेट के क्वेश्चन आएगा कि साहब अगर मुक्त अवस्था में नहीं होते तो किस रूप में मिलता है? वो मैं रिएक्शन आपको लिख के दिखा रहा हूं। ये है H+ आयन। जब भी ये H+ आयन या प्रोटॉन पानी के साथ क्रिया करेगा तो वो बना लेगा H3O+, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोनियम आयन। तो इसी कारण ये थ्योरी फेल हो गई थी, या ये थ्योरी का ड्रॉबैक था कि जलीय माध्यम में जो बोल रहे थे साइंटिस्ट की, जलीय माध्यम में जो H+ आयन का दान करेगा या प्रोटॉन का दान करेगा वो अम्ल है। पर मजे की बात यह है कि ये जो जलीय माध्यम में H+ आयन मुक्त अवस्था में मिलेगा ही नहीं, वो बना लेगा हाइड्रोनियम आयन, वो ये बना लेगा। इसी कारण ये थ्योरी फेल हो गई थी। अब यहां पे ब्रॉन्स्टेट-लॉरी ने भी बोला कि अम्ल वो होते हैं जो प्रोटॉन का दान करेंगे, पर ये नॉन एक्वस मीडिया में, मतलब बिना जलीय माध्यम में ये प्रोटॉन के दान करने की बात कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल है, क्योंकि बिना जलीय माध्यम में जो प्रोटॉन है वो मुक्त अवस्था में रह पाएगा या रह सकता है। तो ये अगर मैं रिएक्शन अब ऐसे लिखूं कि HCl वीज आउट H+ और Cl-, तो ये पॉसिबल है। This is possible because we are not mention the medium aqueous, but we mention the medium should be aqueous, then free H+ ion reacts with water and form hydronium ion. I think आप ये पॉइंट को समझ पा रहे होंगे कि क्यों आर्हीनियस की थ्योरी फेल हो गई थी, क्योंकि आर्हीनियस की थ्योरी में H+ आयन जो है वो मुक्त अवस्था में आपको नहीं मिलेंगे। अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा और आगे। अब बात करते हैं कि जो प्रोटॉन को ग्रहण करेंगे वो सारे के सारे क्या हैं? क्षार कहलाएंगे। द बेस आर दोज स्पीसीज विच एक्सेप्ट द प्रोटॉन, वो सारे के सारे क्षार कहलाएंगे। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाके इन चीजों को समझें तो बेहतर आप समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए अब मैं लेता हूं एक अम्ल, ठीक, मैंने एक अम्ल ले लिया, ये मैंने लिया एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है,
ये एक ऑर्गेनिक एसिड है क्योंकि इसमें कार्बन उपस्थित है और इसका आईयूपीएसी नाम है इथेनोइक एसिड, जो हमने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कुछ पिछले वीडियोस में बताया था। उसके आधार पे इसका आईयूपीएसी नाम, फिलहाल हम यहाँ पे उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो ये एक एसिड है, अभी आप मानिए। अब जब इसको हम डिसोसिएट करेंगे विदाउट एक्वस मीडिया, मतलब पानी के बिना, तो ये बना लेगा एसीटेट आयन और H+ आयन। चूंकि इसने प्रोटॉन को रिलीज किया है, इसी कारण ये किस तरह से काम करेगा, ये एक अम्ल की तरह से काम करेगा। पर एक बहुत अच्छी चीज जो आपको यहां समझनी है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि आफ्टर डोनेटिंग द प्रोटॉन, मतलब अम्ल के प्रोटॉन को निकालने के बाद जो उसकी स्पीसीज बच जाती है, ये जो बचती है उसको हम लोग बोलते हैं संयुग्मी क्षार। अगर इंग्लिश में बोलें तो दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड बेस। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं इंग्लिश में, आफ्टर डोनेटिंग द वन प्रोटॉन फ्रॉम एसिड द रेस्ट पार्ट ऑफ द एसिड इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। तो एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनेगा एसीटेट आयन। ये है एसीटेट आयन, क्योंकि चार्ज लगा हुआ है तो ये आयन है। तो और ये है आपका एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे कि एसीटेट आयन जो है वो एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। अब क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा कि एसिटिक अम्ल का संयुग्मी क्षार होगा, अब 4 ऑप्शंस दे देगा आपको। तो आपको सब देखना पड़ेगा कि एक प्रोटॉन निकालने के बाद जो स्पीसीज बचेगी, ध्यान दीजिएगा, एक प्रोटॉन निकालने के बाद बात कर रहे हैं ना, देखिए हमने प्लस किया मतलब ये चीज इवॉल्व हो रही है, निकल रही है। इसके निकलने के बाद जो रेस्ट स्पीसीज बच जाएगी उस स्ट्रक्चर में, वो कहलाएगी आपकी कॉन्जुगेट बेस या संयुग्मी क्षार। और एग्जांपल देख सकते हैं, बहुत सारे देख सकते हैं हमारे पास हैं। जैसे मैंने ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड, अब इसको भी हम अम्ल बोलते हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, आप जानते ही है कि इनऑर्गेनिक एसिड है। अब सल्फ्यूरिक एसिड को अगर मैं डिसोसिएट करता हूं तो ये टूटेगा HSO4- में और H+ में, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे क्या हुआ, एक प्रोटॉन मैंने यहां से भी निकाल दिया। अब एक प्रोटॉन निकालने के बाद जो ये स्पीसीज बच गई है HSO4-, इसी को हम क्या बोलेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं संयुग्मी क्षार। मैंने शॉर्ट में लिख दिया संयुग्मी क्षार, या इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो हम बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। तो ये है कॉन्जुगेट बेस। तो आफ्टर डोनेटिंग वन प्रोटॉन, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड का बचा हुआ पार्ट है, ये कहलाएगा आपका संयुग्मी क्षार। इसका मतलब है अम्ल और संयुग्मी क्षार में, अब एक और स्टेटमेंट मैं कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से सुनिएगा। अम्ल और संयुग्मी क्षार में एक प्रोटॉन का अंतर होता है। आप देख रहे हैं इसके पास में 2 हाइड्रोजन है, इसके पास में 1 हाइड्रोजन है, मतलब 1 हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा कभी भी। ये देखिए, ये अम्ल है, उसका ये संयुग्मी क्षार है। क्या ये पॉइंट आप समझ पा रहे हैं? आई थिंक आपके दिमाग में बात ये समझ में आ रही होगी। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि मैं आपको इसको और बेहतर आपको क्लियर कर सकूं। अगर मैं फिर से मैं लेता हूं सल्फ्यूरिक एसिड, ध्यान दीजिएगा, और मैं इसको ब्रेक करता हूं और मैं इसको ऐसा लिखता हूं सल्फेट आयन और 2H+ आयन, तो क्या यह सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट आयन संयुग्मी क्षार होगा? मतलब क्या यह सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट आयन कॉन्जुगेट बेस होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जवाब आपको यहां मिल गया था कुछ देर पहले, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है, हमको 1 हाइड्रोजन का डिफरेंस चाहिए। कैंडिडेट को कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर, ऑप्शन देके बोलेगा सल्फ्यूरिक अम्ल का संयुग्मी क्षार है, पहला ऑप्शन दे देगा HSO4-, दूसरा दे देगा SO4-, तीसरा दे देगा दोनों, और चौथा ऑप्शन दे देगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको टिक इसको करना है, इसको नहीं, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है। संयुग्मी क्षार और अम्ल के बीच में 1 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में आए हुए हैं, जिसको धीरे धीरे आपको बिल्ड करना पड़ेगा, लेक्चर को बार बार रिवाइंड करके एक बार उसको रीड करना पड़ेगा और चीजों को समझना पड़ेगा। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो कोशिश हमारी ये है कि एक लेक्चर में एक पर्टिकुलर टॉपिक को हम पूरा कंप्लीट करें। पर कई बार ऐसा होता है अनफॉर्चुनेटली कि लेक्चर लंबा होने लगता है, घंटे 1.5 घंटे का जाने लगता है, तब हम उसको स्प्लिट करके 2 पार्ट में उस वीडियो को बनाएंगे। अदरवाइज हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम एक लेक्चर में पूरे एक कॉन्सेप्ट को, जिस कॉन्सेप्ट की हेडिंग हमने यहाँ पे डाली है, उस कॉन्सेप्ट को पूरा आपके माइंड में
बिल्ड करें और आप उसको अच्छे से समझ पाएं। तो आई थिंक आप ये पॉइंट को समझ पाए होंगे कि अम्ल और संयुग्मी क्षार के बीच में एक हाइड्रोजन का डिफरेंस होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा है तो फिर वो संयुग्मी क्षार नहीं कहलाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं कॉन्जुगेट बेस की। आई थिंक ये चीज आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं क्षार को लेके। जैसे मान लीजिए मैंने लिया H2 पानी, इसमें एक प्रोटॉन को जोड़ दिया, मतलब H+ को जोड़ा, जैसा कि पहले में मैंने जोड़ा था। तो अब ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा H3O+, जिसको हम बोल रहे हैं हाइड्रोनियम आयन। तो ये क्या बना, अब यहां पे ये किस तरीके से काम कर रहा है, पानी यहां पे क्षार की तरीके से काम कर रहा है। कैसे क्षार की तरह से काम कर रहा है, अभी कुछ देर पहले हमने ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट बताया, जो स्पीसीज प्रोटॉन को ग्रहण करेगी, ये प्रोटॉन है, हम बार बार प्रोटॉन वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो आप समझ जाइए वी आर टॉकिंग अबाउट द H+ आयन, क्योंकि H+ आयन को प्रोटॉन भी बोलते हैं। तो जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है दे आर बेस, और वो बेस है ब्रोंस्टेड बेस। ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी वाटर इज अ ब्रोंस्टेड बेस। तो इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया और आफ्टर एक्सेप्टिंग प्रोटॉन इसने बना लिया हाइड्रोनियम आयन। तो वाटर का हाइड्रोनियम आयन होगा संयुग्मी अम्ल। ध्यान दीजिएगा, उल्टा बोल रहे हैं, इसी का कैंडिडेट को कंफ्यूजन होता है। अम्ल संयुग्मी क्षार बनाएगा और क्षार संयुग्मी अम्ल बनाएगा। बेस फॉर्म कॉन्जुगेट एसिड एंड एसिड फॉर्म कॉन्जुगेट बेस। ध्यान दीजिएगा इन दोनों चीजों को, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो को थोड़ा सा रिमाइंड करके आप पीछे जाके भी उन चीजों को समझेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा सा ये होता है कि लेक्चर वन वे चलता रहता है। आपकी कोई क्वेरीज हम यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नहीं लेंगे, हम केवल एक कॉन्सेप्ट को आपके माइंड में बिल्डअप करेंगे। तो हो सकता है कि आपको कॉन्सेप्ट को समझने में एक बार में प्रॉब्लम आए, पर आप अगर वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको शायद वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं फिर से आता हूं अपने टॉपिक पे। मैंने कहा कि क्षार वे पदार्थ होते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी, बेस आर दोज स्पीसीज विच एक्सेप्ट द प्रोटॉन। क्षार वे हैं जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, और आफ्टर एक्सेप्टिंग वन प्रोटॉन द बेस फॉर्म कॉन्जुगेट एसिड। क्षार एक प्रोटॉन को ग्रहण करके जो भी पदार्थ बनाएंगे उधर प्रोडक्ट साइड में या उत्पाद की तरफ में, वो उस क्षार का संयुग्मी अम्ल कहलाएगा। तो इसमें और इसमें फिर आप देख रहे हैं एक ही प्रोटॉन का डिफरेंस है, माने एक ही हाइड्रोजन का, इसके पास 2 है तो यहां पे 3 हो गए। तो क्षार का संयुग्मी अम्ल बनेगा और अम्ल का संयुग्मी क्षार बनेगा। तो अम्ल प्रोटॉन का दान करके संयुग्मी क्षार बनाएगा और क्षार प्रोटॉन को ग्रहण करके संयुग्मी अम्ल बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, टर्म बार बार आ रहा है, उससे कंफ्यूजन हो सकता है आपके दिमाग में क्रिएट हो जाए। तो आप इस बात को समझ गए होंगे अच्छे से। मैं समझ रहा हूं कि इस बात को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे इस सिलेबस में। अगर मैं मान लेता हूं कि यहां पे मैं एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं उसमें कि पानी जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है वो अम्ल की तरह से भी कार्य करता है और क्षार की तरह से भी काम करता है। तो ये कॉन्सेप्ट कहां से आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट आ रहा है ब्रोंस्टेड-लॉरी से। कैसे? क्योंकि पानी जो है उसने अभी प्रोटॉन ग्रहण किया तो वो किस तरह से काम किया? क्षार की तरह से। अब अगर पानी को मैं फिर से ले लेता हूं और इसको डिसोसिएट करता हूं तो ये H+ दे रहा है। तो ये पानी यहां पे किस तरह से काम कर रहा है? अम्ल की तरह से काम कर रहा है। और OH- क्या बन जाएगा? इस अम्ल का क्या बन गया? संयुग्मी क्षार। तो ध्यान दीजिएगा कि पानी का संयुग्मी क्षार है हाइड्रोक्साइड आयन और पानी का संयुग्मी अम्ल है H3O+। तो पानी अम्ल भी की तरह से भी काम कर रहा है, क्षार की तरह से भी काम कर रहा है। इसी कारण पानी जो है एक एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है हिंदी में उभयधर्मी, मतलब द स्पीसीज विच एक्ट एज एसिड एज अ बेस, दिस स्पीसीज इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। मतलब अम्ल और क्षार अगर कोई पदार्थ दोनों की तरह से बिहेव करते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? एम्फोटेरिक कहलाएंगे, उभयधर्मी कहलाएंगे। मतलब उनमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है।
आई थिंक आप ये सारी चीज़ें अभी दिमाग में समझ पाए होंगे कि अम्ल और क्षार की क्या कंडीशन है। ये तो केवल डेफिनेशन हुई और उसकी कंडीशन हुई। अब जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें वो एक एक करके हम लोग देखते जाते हैं। देखिए, अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जिससे हम लोग, ये बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है, आपको ये किसी बुक में भी पॉपुलरली मिल जाएगा। मैंने जानबूझ के वही एग्जांपल लिया ताकि आप इन सब चीज़ों को बेहतर देख पाएं। अब मैं यहाँ पे रिएक्शन करके एक कंडीशन बना रहा हूँ। ये मैंने एक रिएक्शन बनाई। अब मैंने दो को डायरेक्टली जोड़ा हुआ है। अगर आप यहाँ पे HCl को देखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देखें, तो ये यहाँ पे किस तरह से बिहेव कर रहा है। ये मैं ब्रॉन्सन-लॉरी कॉन्सेप्ट में ही चल रहा हूं ना अभी। तो ये एक अम्ल की तरह से काम कर रहा है। ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि इसके पास में जो बची स्पीसीज Cl बची, इसका मतलब इसने प्रोटॉन का दान किया होगा और उसी प्रोटॉन को इसने एक्सेप्ट किया होगा। ये कैसे पता चल रहा है मेरे को? क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन पड़ा। तो यहां पे ये अम्ल की तरह से काम कर रहा है और यहां पे ये क्षार की तरह से काम कर रहा है। अब ये जो बने हैं ये क्या है? चूंकि ये क्षार की तरह से काम कर रहा था और इसने प्रोटॉन को ग्रहण किया, तो ये इसका क्या बना होगा? संयुग्मी अम्ल। आप ये चीज समझ पा रहे होंगे। इससे पहले मैंने इंडिविजुअल दिखाया था और इसने प्रोटॉन का दान किया यहां पे, तो ये जो स्पीसीज बनी होगी वो क्या होगी? संयुग्मी क्षार, या इंग्लिश में बोले तो कॉन्जुगेट बेस। तो एसिड ने बना लिया कॉन्जुगेट बेस और बेस ने बना लिया कॉन्जुगेट एसिड। तो ये मैंने दोनों रिएक्शनों को जो अलग अलग दिखा रहा था, अब उसको मैंने कंबाइन कर दिया। अब आपके दिमाग में आएगा, ठीक है साहब, वो तो मैं समझ गया, आपने कंबाइन कर दिया, पर इस रिएक्शन को फिर कंबाइन करके दिखाने का मतलब क्या हुआ? हम तो पहले उस पॉइंट को समझ चुके थे। उसका मतलब है कि ध्यान दीजिएगा, जो स्पीसीज, जो दो स्पीसीज, जैसे कि अब मैं इसको दिखा रहा हूं यहां पे और फिर मैं इसको दिखा रहा हूं यहां पे, दो ऐसे स्पीसीज जिनमें एक प्रोटॉन का अंतर होता है। आप देख रहे हैं मैंने उंगली से इशारा किया, एक प्रोटॉन का अंतर होता है, उसको हम लोग अपने इस कॉन्सेप्ट में बोलते हैं संयुग्मी जोड़ा, या इंग्लिश में बोला जाए तो कॉन्जुगेट पेयर। तो HCl और Cl माइनस क्या है? कॉन्जुगेट पेयर है। या H2O और H3O प्लस क्या है? कॉन्जुगेट पेयर हैं। मैं यहां पे Cp लिख रहा हूं, यहां पे मैंने हिंदी में लिखा, ऊपर में इंग्लिश में लिख दिया, ये है कॉन्जुगेट पेयर। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि HCl का कॉन्जुगेट पेयर क्या बनेगा, तो मैं बोलूंगा Cl माइनस। ध्यान दीजिएगा, अब टर्म बदला। अभी मैं पूछता कि HCl का संयुग्मी क्षार क्या बनेगा, तब भी आप आंसर वही देते, Cl माइनस, ये क्लोराइड आयन जिसको हम बोलते हैं। और मैं बोलूंगा कि HCl का संयुग्मी जोड़ा क्या होगा, तो वो होगा Cl माइनस, क्योंकि इन दोनों में एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। तो इसका मतलब अब आप मोटे मोटे तौर पे समझ गए कि अम्ल और उसका संयुग्मी क्षार, या क्षार या उसका संयुग्मी अम्ल, ये कहलाते हैं संयुग्मी जोड़े, एक दूसरे के संदर्भ में कि ये और ये संयुग्मी जोड़े हैं, ये और ये संयुग्मी जोड़े हैं। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। आई थिंक अब मैं थोड़े से सिलेबस को और कॉम्प्लिकेशन की ओर ले जा रहा हूं इसी टॉपिक में, मतलब ब्रॉन्सनेट-लॉरी के अवधारणा में, और उसकी वजह भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ब्रॉन्सनेट-लॉरी ये बोलते हैं कि जो प्रबल अम्ल होता है उसका संयुग्मी क्षार हमेशा दुर्बल होगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर अम्ल प्रबल है तो उसका संयुग्मी क्षार हमेशा दुर्बल होगा। ये स्टेटमेंट हो गया है ना, ये तो स्टेटमेंट बोल दिया अपन ने, पर अपने को इसी को स्टेटमेंट पे क्वेश्चन थोड़ी मिलेगा। अपने को तो कॉन्सेप्ट को समझना है, अपने को एग्जांपल लेके समझना है कि ये काम कैसे करेगा। तो आप किसको प्रबल अम्ल बोलेंगे, पहले तो अपने दिमाग में ये बैठाना पड़ेगा कि आप किस अम्ल को प्रबल बोलेंगे, क्या क्राइटेरिया होता है प्रबल अम्ल के। देखिए, प्रबल अम्ल के कई क्राइटेरिया होते हैं जो हम प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों तरीके से देख सकते हैं। अगर मैं प्रैक्टिकली तरीके से देखता तो मुझे मालूम है कि अम्ल प्रबल वो होते हैं जिनका पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होगा, वो सारे प्रबल अम्ल होंगे। ये तो डाटा की बात हो गई। जैसे मैं बोलता हूं कि एक अम्ल X है जिसका पीएच है मान लीजिए 4, और एक अम्ल Y है जिसका पीएच है मान लेता हूं 2, तो आप बताइए कौन सा अम्ल प्रबल होगा। तो आप बोलेंगे साहब Y वाला अम्ल जो है वो प्रबल होगा क्योंकि उसका पीएच कम है। तो जिस भी अम्ल का पीएच जितना कम होता जाएगा वो अम्ल उतना ही प्रबल होता जाएगा। पहली कंडीशन प्रबलता पहचानने की। देखिए, अम्ल तो ये भी है और अम्ल ये भी है, ध्यान दीजिएगा ना, हम अम्लों में कंपैरिजन कर रहे हैं। केमिस्ट्री में हमेशा
कोई भी चीज अच्छी बुरी कम ज्यादा हमेशा किसी रिस्पेक्ट में होती है, यूनिवर्सल नहीं होती। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये अम्ल प्रबल है तो ये हमेशा ही प्रबल रहेगा। अगर मैं इसका एक जेड ले लूं, एक जेड अम्ल ले लूं और उसका पीएच मान लीजिए 1 मान लूंगा, तो अब ये इससे ज्यादा प्रबल हो जाएगा, तो इसकी तुलना में ये दुर्बल हो जाएगा। तो हमेशा प्रबलता और दुर्बलता किसी के संदर्भ में बात होती है, ठीक है ना, ये पॉइंट आप समझ रहे होंगे। तो अम्ल की प्रबलता पीएच के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ऐसा आप समझ लें। अम्ल की प्रबलता जो है वो पीएच मान के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ पीएच। द एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ पीएच। अगर पीएच वैल्यू कम होती जाएगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, उस एसिड की बढ़ती जाएगी। तो इस आधार पर हम पहचान लेते हैं कि अम्ल प्रबल है या दुर्बल है। ये तो पहली कंडीशन हो गई। आई थिंक आप इस पॉइंट को समझ पाए होंगे। दूसरी कंडीशन होती है अम्ल की अम्लीता देखने के लिए, और वो होता है Ka मान। Ka वैल्यू जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक स्ट्रेंथ की। अब ये Ka क्या चीज है? Ka होता है अम्ल का वियोजन स्थिरांक। K इज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो अगर किसी भी एसिड का K जितना बड़ा होगा वो एसिड उतना ही ज्यादा क्या होगा, अम्ली होगा या प्रबल होगा। तो ये भी एक वैल्यू वाली बात हो गई। हमको जब वैल्यू देगा तो हम पहचान पाएंगे कि मान लीजिए एक X कोई एसिड है, उसका K मान दे दिया हमको, मान लीजिए 10 दे दिया, और एक Y है जिसका K मान आपको दे दिया मान लीजिए 20 दे दिया, तो हम बोलेंगे Y एसिड इज मोर एसिडिक देन X एसिड, क्योंकि Y की प्रबलता ज्यादा है, क्योंकि उसका K मान ज्यादा है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ पीएच के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल और K के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये दो कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब तीसरा कॉन्सेप्ट समझें कि अम्ल की अम्लीता हम कैसे पता लगाएंगे। तीसरी कंडीशन है अगर एसिड, ध्यान दीजिएगा, अगर एसिड मिनरल एसिड है, मिनरल एसिड है, मिनरल एसिड है, तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर एसिड मिनरल एसिड है तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक, मिनरल एसिड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब आप किसको बोलेंगे मिनरल एसिड? समझिए, ऐसा एसिड जिसके पास में कार्बन ना हो वो सारे मिनरल एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं, जिसको हम बोलते हैं खनिज अम्ल हिंदी में। तो खनिज अम्ल हमेशा प्रबल होते हैं। तो अब कैसे पता चलेगा? हमने अभी आपको बताया जिसके पास कार्बन नहीं है, कोई एग्जांपल, बहुत सारे। हमने लिखा HCl, ये खनिज अम्ल है, क्यों? क्योंकि इसके पास कार्बन नहीं है। H2SO4, ये खनिज अम्ल है, इसके पास भी कार्बन नहीं है। H3PO4, फास्फोरिक एसिड, ये भी एक खनिज अम्ल है, क्योंकि इसके पास भी कार्बन नहीं है। ऑल दे आर मिनरल एसिड्स, तो दे आर स्ट्रॉन्ग, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग। और जो कार्बोनिक एसिड है, मतलब ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, ये ऑर्गेनिक जो वर्ड आया है आप समझते हैं, ऑर्गेनिक वर्ड जो जनरेट हुआ है, ग्रीक वर्ड है, ये जनरेट हुआ है ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग स्पीसीज, मतलब ऐसा एसिड जो लिविंग स्पीसीज में मिलेगा। लिविंग में क्या आएंगे, प्लांट भी आ जाएंगे और एनिमल्स भी आएंगे, ये आपको पता है। तो ऐसे ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, वीक होते हैं, दुर्बल होते हैं। तो मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल बहुत सारे हमारे पास में। फॉर्मिक एसिड जो कि लाल चींटियों में होता है, आप जानते हैं लाल चींटी में जो लाल चींटी जो होती है आम के पेड़ में आप काटती है तो आप देखते हैं बहुत जलन होती है, उनमें ये एसिड होता है जिससे कारण जलन होती है। या ततैया जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी काटती है तो बहुत जलन होती है, क्योंकि वो ये एसिड को इंजेक्ट कर देती है हमारी बॉडी में, जिससे जलन होती है। दूसरा एसिड है आपका एसिटिक एसिड, ये विनेगर में होता है, आपका जो सिरका होता है उस एसिड में होता है विनेगर। आपके पास बहुत सारे लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का ये फॉर्मूला होता है। हम जब पिछली बार जब ऑर्गेनिक में उसको देख रहे थे तो हमने देखा था ये उसका स्ट्रक्चर है, और ये एक लैक्टिक एसिड है, ये भी एक ऑर्गेनिक एसिड है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, दूध को दही में बदलने के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो ये भी एक ऑर्गेनिक एसिड है जो कि एक बैक्टीरिया सीक्रेट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, आप बायो में पढ़ते हैं। तो ये सारे ऑर्गेनिक एसिड हैं, क्योंकि इनमें देख रहे हैं आप कार्बन है, सब में कार्बन है, और यहां कहीं भी कार्बन नहीं है। तो जब बिना कार्बन वाला अम्ल होगा उनको हम बोलेंगे खनिज अम्ल,
या मिनरल एसिड, और जब कार्बन के साथ कोई अम्ल होगा तो उसको बोलेंगे कार्बनिक अम्ल या ऑर्गेनिक एसिड, जो कि दुर्बल होंगे, और मिनरल एसिड क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग वीक एसिड के कैसे कैसे तरीके हैं, उससे हम समझ रहे हैं। पर अब यहां पे थोड़ी सी कंडीशन और देखते हैं कि एक एसिड यूनिवर्सली स्ट्रांग या यूनिवर्सली वीक नहीं होता है, वो कंडीशनली स्ट्रांग और कंडीशनली वीक होता है। ध्यान दीजिएगा, ये टर्म हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि हर एसिड का बिहेवियर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होता है। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे मैं किसी पर्सन की बात करूं तो एक पर्सन का बिहेवियर अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है कि वहां सिचुएशन कैसी है। मान लीजिए किसी आदमी ने किसी को एक झापड़ मार दिया बिना वजह से, तो वो नाराज होकर हो सकता है उसके ऊपर गुस्सा करके उसको भी मार दे, तो ये बिहेवियर उसका बदल गया अच्छा होने के बावजूद भी, क्योंकि सिचुएशन वैसी हुई। तो हमेशा हम ये नहीं बोल सकते कि अच्छे आदमी में बुराइयां नहीं होती और ये नहीं बोल सकते कि बुरे आदमी में अच्छाइयां नहीं होती। ये दोनों फिनोमिना कंडीशनल होता है कि उसके सामने सिचुएशन कैसी बन रही है। सेम एसिड के साथ भी यही होता है कि उसके सामने सिचुएशन कैसी बन रही है। अगर मैं बात करता हूं एसिटिक एसिड की, एक बड़ा पॉपुलर एग्जांपल लेके मैं इन सारी चीज़ों का एक्सप्लेन करता हूं। अगर मैं बात करूंगा एसिटिक एसिड की, तो एसिटिक एसिड में मैं देख रहा हूं कि हमने आपको बताया कि इसके पास कार्बन है, तो ये वीक एसिड है। हम यूनिवर्सली इसको वीक मान रहे हैं, पर इसको कंडीशनली वीक और कंडीशनली स्ट्रांग मान सकते हैं। कैसे? कि ये रिएक्शन किसके साथ कर रहा है। अगर ये पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, ध्यान दीजिए, यहां पानी एक क्षार की तरह से काम करेगा क्योंकि इसके प्रोटॉन को ले लेगा, मतलब रिएक्शन यहां क्या बनेगी, CH3COO- एसिटेट आयन, और यहां बन जाएगा H3O+। तो इसने प्रोटॉन का दान किया, तो इसी कारण ये किस तरह से बिहेव किया, एसिड की तरह से। तो इसको हम एसिड 1 लिख देते हैं, मतलब एसिड 1 लिखने का मतलब एसिड की पहली कंडीशन। अब दूसरा एग्जांपल इसी का ही फिर से लेते हैं। एसिटिक एसिड को फिर से हमने लिया, अब इसकी रिएक्शन हमने अमोनिया के साथ करा दी। तो यहां पे जो रिएक्शन हुई, इसमें एसीटेट आयन बना और इसने अमोनियम आयन बनाया। तो दोनों ही कंडीशन में ये एक अम्ल की तरह से बिहेव किया। क्यों? क्योंकि इसने अपना प्रोटॉन का दान किया है। इसको हम कंडीशन 2 ले लें। अब अगर इन दोनों कंडीशन में से इसी एसिड की, एसिटिक एसिड की ही अगर मान लीजिए हम अम्लता को कंपेयर करेंगे, तो हम बोलेंगे कंडीशन 2 जो है वो मोर एसिडिक है देन कंडीशन 1 के। ध्यान दीजिएगा, कंडीशन 2 इज मोर एसिडिक, मतलब यहां पे एसिडिक एसिड की अम्लता इस वाले एसिटिक एसिड की तुलना में ज्यादा अम्ली होगी। अब उसकी वजह क्या है? ओवरऑल तो ये वीक एसिड था, पर इस एसिड की बिहेवियर अलग अलग जगह में बदल गया। उसकी वजह यह है कि एसिड वो होते हैं जो कि जल्दी से प्रोटॉन का दान करें रिएक्शन में, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन के बेस में अगर हम लोग बात करें, अभी तो मैंने पीएच और के के बेस में बात की थी, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल की स्ट्रेंथ को अगर मैं कैलकुलेट करूं या अम्ल की अम्लता को अगर मैं बताने की कोशिश करूं, तो उसकी स्ट्रेंथ जो है एसिड की, वो इस बात पे निर्भर करेगी कि वो कितना जल्दी H+ आयन या यूं बोलें कि प्रोटॉन को दान करेगा रिएक्शन में। तो दोनों जगह उसने प्रोटॉन का दान किया हुआ है। अगर आप गौर से देखें तो इसने अपना H निकाल दिया है यहां भी, और यहां भी उसने H निकाल दिया अपना और इसको दे दिया है, मतलब इसको दे दिया है। तो यहां ये क्षार की तरह से काम कर रहे हैं दोनों, क्योंकि इसने इसके प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया हुआ है और इसने प्रोटॉन का दान किया हुआ है। इसी कारण ये ब्रोंस्टेन के हिसाब से क्या है, एसिड है। पर क्या दोनों कंडीशन में एसिड की स्ट्रेंथ सेम रहेगी? नहीं रहेगी। इसमें सेकंड वाली कंडीशन में एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी, और उसकी वजह यह है कि इसने हाइड्रोजन को बहुत जल्दी क्या कर लिया, ग्रिप किया नाइट्रोजन ने। और क्यों ग्रिप किया, उसकी वजह यह है क्योंकि इसने जो अमोनियम आयन बनाया, उसने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ में अपने लोन पेयर को, जिसके पास में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म था, उसको क्या किया, इसने तुरंत क्या कर दिया, शेयर कर दिया। और उसकी वजह यह है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन की तुलना में कम विद्युत ऋणात्मक है।
तो नाइट्रोजन का कम विद्युत ऋणात्मक होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, जल्दी शेयर करेगा, और ऑक्सीजन की अधिक विद्युत ऋणात्मकता होने के कारण यहां पे ये उतनी जल्दी शेयर नहीं करेगा। यहां किया जरूर है, इसने बनाया है, पर इसकी तुलना में ये प्रोसेस क्या होगी, धीमी होगी। अब एक नया कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया, विद्युत ऋणात्मकता। ये क्या चीज होती है? विद्युत ऋणात्मकता होती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, मतलब किसी भी परमाणु की इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने या रिटेन करने, रोकने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। ध्यान दीजिएगा। तो किसी भी आवर्त सारणी में अगर आप बाएं से दाएं चलते हैं, हम आगे वाले लेक्चरों में इसको डिस्कस करेंगे आवर्त सारणी वाले कॉन्सेप्ट को, पर ये डायरेक्टली एसीएफ का पार्ट नहीं होगा, तो फिर आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा कि मैं पढ़ा रहा हूं और आप कहें या कमेंट्स करें फिर उसमें कि ये तो सिलेबस का पार्ट नहीं है। मैंने आपको बहुत पहले लेक्चरों में ये चीज़ को डिस्कस कर दिया था आपके साथ में कि हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक भी पढ़ेंगे जो डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, पर उसके क्वेश्चन कहीं ना कहीं लिंक होते हैं आने वाले टॉपिक के साथ, या यूं बोलें कि क्वेश्चन जो एसीएफ में आए हुए हैं इसी कारण हम उसको पढ़ते हैं, पर डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है। तो यकीन मानिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो पूरे जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके पढ़ा रहा हूं, वो कहाँ यूज होंगे, वो कहीं ना कहीं उनका इस्तेमाल होगा अगर आप ध्यान से पढ़ें, और अगर आप क्वेश्चन पेपरों को देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो उसके कारण उसके बाद फिर आप वो ये कमेंट नहीं करेंगे। तो जो लोग ये कमेंट करते हैं, मेरा मतलब मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि वो शायद ना तो सिलेबस को अच्छे से देखे, ना तो उनने क्वेश्चन पेपर देखा हुआ है, तभी शायद वो ये कमेंट कर रहे हैं, अदरवाइज वो नहीं करते अगर वो देख चुके होते सिलेबस और क्वेश्चन पेपर को जो पिछले साल के एसीएफ के 3-4 आए हुए हैं। अब वापस आते हैं यहाँ पे। तो अब हमने ये चीज बात की कि अब हमने दो चीज बात कर दी यहाँ पे कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है, नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। तो देखिए, आपको पता होगा, आपने केमिकल बॉन्डिंग एक टॉपिक पढ़ा होगा कि बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन लगते हैं। ये बात तो आपको पता ही है कि 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर एक बंध बनता है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, नाइट्रोजन आसानी से क्या कर दे रहा है, दे रहा है, और उसकी वजह यह है कि नाइट्रोजन कम विद्युत ऋणात्मक है। तो जो कम विद्युत ऋणात्मक तत्व होंगे वो इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ देंगे, जो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक रहेंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपने पास जोर से पकड़ के रखे रहेंगे, जिसके कारण वो रिएक्शन करने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे या बंध बनाने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, और जिसके कारण बंध तो बनेगा पर देरी से बनेगा। वो इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा उनको इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए। तो इसी कंडीशन में यहां पे इसने बॉन्ड बनाया है, हाइड्रोनियम आयन बनाया हाइड्रोजन के साथ, और यहां भी अमोनियम आयन बने नाइट्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन के साथ जो बंध नाइट्रोजन जल्दी बना रहा है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन कम विद्युत ऋणात्मक है, और इसी कारण ये जो हाइड्रोजन है वो जल्दी से छोड़ देगा एसिटिक एसिड। इसी कारण ये एसिड जो है, ये एसिटिक एसिड क्या होगा, इस रिएक्शन में प्रबल होगा और इस रिएक्शन में दुर्बल हो जाएगा। तो एक ही एसिड की अम्लता वेरी कर जाएगी कि वो रिएक्ट किसके साथ कर रहा है। अगर ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्वों के साथ रिएक्ट करेगा तो उसकी अम्लता घटेगी, क्योंकि वो प्रोटॉन को के साथ वो रिएक्शन नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये अपने आप में इलेक्ट्रॉन छोड़ना नहीं चाहेंगे। जबकि ये विद्युत ऋणात्मकता कम होने के कारण नाइट्रोजन की, ये इसके साथ बंध जल्दी बना लेगा। इसका मतलब है इसका प्रोटॉन जल्दी निकलेगा इसके साथ क्रिया करने के लिए, और इसकी अम्लता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। इसको थोड़ा सा रिमाइंड करके आप और देखिएगा, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो हमारे पास में अब ये बात आ गई ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के हिसाब से कि प्रबल अम्ल कौन होते हैं और प्रबल क्षार क्या होंगे। अब इसमें एक चीज और जो हमने डिस्कस की कि प्रबल अम्ल का जो संयुग्मी क्षार होता है वो दुर्बल होता है, और दुर्बल अम्ल का संयुग्मी क्षार क्या होता है, वो प्रबल होता है। ध्यान से सुनिएगा, उल्टी कहानी हो रही है। अब मैं एग्जांपल से इसको समझाऊं तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे मैंने ले लिया HCl, HCl में से H एक प्रोटॉन का दान करने के बाद Cl- बना, तो आप जान रहे हैं HCl अम्ल है और ये उसका क्या बन गया, संयुग्मी क्षार, या इंग्लिश में बोले तो कॉन्जुगेट बेस बना है। चूंकि HCl एक प्रबल अम्ल है, अब मैं नीचे प्रबल लिख रहा हूं, तो इसका जो संयुग्मी क्षार बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा, दुर्बल बन रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, अब आपके पास दो कॉन्सेप्ट आ गए कि अम्ल संयुग्मी क्षार बनाता है, और अगर अम्ल प्रबल है तो वो दुर्बल संयुग्मी क्षार बना देगा, और यही कंडीशन उल्टी
दुर्बल अम्ल पे लागू होगी। सपोज कीजिए मैंने एसिटिक एसिड ले लिया, अभी मैं एलोन ले रहा हूं ना, ध्यान दीजिए, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करा रहा हूं इसको, तो ये टूटा एसीटेट आयन में और H+ आयन में। हालांकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, अगर आप लिखना चाहें तो इसको आप रिवर्सिबल भी कर सकते हैं, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो यहाँ पे ये एसीटेट आयन और H+ आयन में ये टूटा, तो यहाँ पे ये अम्ल की तरह से काम कर रहा था, आपको पता चला क्योंकि आपने प्रोटॉन का दान किया हुआ है। पर ये अम्ल कैसा है? दुर्बल है। ये कैसे पता चला आपको? क्योंकि इसमें कार्बन है, ये ऑर्गेनिक एसिड है, ये मिनरल एसिड है, तो इसका ये जो संयुग्मी क्षार बना, ये कॉन्जुगेट बेस जो बना, ये क्या बनेगा? प्रबल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो दुर्बल अम्ल का संयुग्मी क्षार प्रबल होगा और प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षार दुर्बल होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म वीक कॉन्जुगेट बेस एंड वीक एसिड फॉर्म स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। तो आई थिंक आप ये सारी चीजें समझ पा रहे होंगे, एग्जाम्पल भी मैंने ले लिया और वो सारी चीजें समझ गए होंगे। अब चलते हैं इसी में एक आगे और कॉन्सेप्ट की ओर। अब देखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं और इस सल्फ्यूरिक एसिड को मैं अब आगे रिएक्शन 2 स्टेप में कराऊंगा। सल्फ्यूरिक एसिड की पहली रिएक्शन मैंने कराई, ये टूटा H+ और HSO4- में। फिर मैं इस HSO4- को फिर से मैंने ब्रेक किया और ये टूटा H+ और SO4- में। तो यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड एक अम्ल हुआ क्योंकि इसने प्रोटॉन का दान किया, यहां पे दान कर दिया, और HSO4- इस सल्फ्यूरिक एसिड का क्या बन गया? कॉन्जुगेट बेस बना। अब अगर मैं इसको रिएक्ट कराऊं, फिर से आगे चलाऊं, तो ये एक और प्रोटॉन निकालेगा क्योंकि इसके पास एक प्रोटॉन है और ये बन गया। तो HSO4- अब फिर किस तरह से काम कर रहा है? यहां पे किस तरह से काम किया इसने? एक अम्ल की तरह से काम कर लिया। क्यों? क्योंकि इसने प्रोटॉन दान कर दिया और ये बना लिया उसका संयुग्मी क्षार, क्योंकि अब इन दोनों में एक प्रोटॉन का अंतर है, आप देख रहे हैं। पर अगर गौर से देखें तो HSO4- एक H+ को लेके वापस ये बना सकता है। मतलब ये देखिए, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आप देख रहे हैं, ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, एक साइड चल रही है कहानी, और ये भी अब प्रोटॉन को डोनेट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास प्रोटॉन बचे ही नहीं है, तो ये भी एक ही डायरेक्शन में चलेगा, मतलब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। पर ये जो आपका HSO4- बना, ये आंशिक रूप से अम्ल इधर चलेगा तो, और इधर चलेगा तो आंशिक रूप से क्षार की तरह से काम करेगा। इसी कारण ये जो HSO4- है, ये क्या बन गया आपका? ये बन गया उभयधर्मी आयन। उभयधर्मी आयन मतलब एम्फोटेरिक बन गया। तो HSO4- न तो पूरी तरह से अम्ल है ब्रोंस्टेड-लॉरी के हिसाब से, न तो पूरी तरह से क्षार है, क्योंकि ये दोनों तरफ जा सकता है। तो अब इतनी पूरी कहानी को अगर मैं सिंप्लीफाई करके आपके दिमाग में बैठाऊं, तो मैं ऐसा बैठा सकता हूं कि ऐसे अम्ल जिनके पास एक से ज्यादा प्रोटॉन हैं, वो बीच में एम्फोटेरिक आयंस भी बनाएंगे, और ऐसे अम्ल जिनके पास एक ही प्रोटॉन है, वो एम्फोटेरिक आयन या उभयधर्मी आयन नहीं बनाएंगे। जैसे HCl है, HCl उभयधर्मी बना ही नहीं सकता क्योंकि उसका Cl- के पास अब और कोई प्रोटॉन है ही नहीं, तो वो केवल एक्सेप्ट ही करेगा, डोनेट नहीं कर पाएगा। पर इसके पास एक प्रोटॉन लेने की और एक प्रोटॉन देने की, दोनों तरफ इसके पास ऑप्शन खुल जाते हैं। इसी कारण ऐसे आयन क्या कहलाएंगे? उभयधर्मी आयन। तो ब्रोंस्टेड-लॉरी जो है बड़ा ब्रॉड व्यू से एसिड और बेस के एक्सप्लेनेशन को बता सकता है कि वो अम्ल होंगे, क्षार होंगे, प्रबल होंगे, दुर्बल होंगे। ये सारी जानकारी इस तरह से ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में मिलती है, जो आर्हेनियस में थोड़ी कम मिल रही थी। तो आर्हेनियस से बेटर कॉन्सेप्ट था ब्रोंस्टेड-लॉरी का। आई थिंक आप ये सारे पॉइंट को अभी समझ गए होंगे। पर इसमें अभी भी एक
जो डीमेरिट था वो यही था कि ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर या ऐसे कोई भी कंपाउंड जिनके पास प्रोटॉन है ही नहीं, वो अम्ल की तरह से कैसे काम करेंगे। जैसे हमने इससे पहले कुछ देर पहले एग्जांपल लिया था CO2 का। कार्बन डाइऑक्साइड एक अम्ल होता है, SO2 एक अम्ल होता है, तो इनके पास तो प्रोटॉन है ही नहीं। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के हिसाब से तो अम्ल वो होते थे जो प्रोटॉन का दान करते, तो इनका एक्सप्लेनेशन जो था वो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी नहीं दे पाए। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की भी थ्योरी कहीं ना कहीं फेल होती है कि वो 100% पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। पर हाँ, आर्हीनियस से बेटर है, क्योंकि आर्हीनियस से ज़्यादा लिबर्टी, ज़्यादा फीचर्स हैं। जैसे हम कोई मोबाइल लेते हैं तो उसमें कई बार होता है ना कि पुराने मोबाइल की तुलना में नए मोबाइल में ज़्यादा फीचर्स रहते हैं, ज़्यादा हमारे को लिबर्टी रहती है उस ऐप में काम करने की। तो इसमें ज़्यादा लिबर्टी थी कि हम ये सब भी काम कर पा रहे थे कि हम कैसे पता लगाएं अम्ल की अम्लता, क्षार की क्षारीयता, वहाँ पर हम नहीं कर पा रहे थे। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी इज अ बेटर एक्सप्लेनेशन देन आर्हीनियस। तो अम्ल क्षार को ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया आर्हीनियस की तुलना में। पर स्टिल इसमें भी कुछ कमियां रह गई थी जिसको कि तीसरे साइंटिस्ट ने दूर किया। और तीसरा और आखिरी कॉन्सेप्ट जो इसका हम देखेंगे और वो है आपका लुईस कॉन्सेप्ट, लुईस अवधारणा। ये साइंटिस्ट के नाम पे है लुईस अवधारणा, और ये इन्होंने दिया था 1938 में। लुईस कॉन्सेप्ट आया 1938 में, माने 1923 के बाद से फिर 1938 में 15 साल बाद आई थिंक कॉन्सेप्ट आया लुईस का, जो कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी से भी बेटर था। तो कॉन्सेप्ट क्या था पहले तो ये समझिए। लुईस के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एसिड आर दोज स्पीसीज which accept the lone pair of electrons। और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करेंगे। बेस आर दोज स्पीसीज which donate lone pair of electrons। मतलब यहां पे हाइड्रोजन का या प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट ही क्या कर दिया, लुईस ने खत्म कर दिया। क्यों, अगर किसी स्ट्रक्चर में प्रोटॉन हो भी न भी हो तो भी हम उसकी अम्लता को यहां पे समझ सकते हैं। पर दो चीजें यहां पे आपको उससे पहले समझनी पड़ेगी। हमने एक टर्म इस्तेमाल किया इसमें, लोन पेयर, या हिंदी में बोला जाए तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। किसको बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म? देखिए, यह टॉपिक तो केमिकल बॉन्डिंग का है पहले, अगर मैं फिर उससे जोड़ूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आप फिर ट्रैक चेंज कर रहे हैं और वो टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो कि इस सिलेबस का पार्ट नहीं है, अगर आप ACF के सिलेबस को उठा के देखेंगे। पर यकीन मानिए दोस्तों, इन सब चीज़ों को जब तक आप अच्छे से क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप बेहतर पोजीशन पे नहीं जा सकते। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि क्वेश्चन बीच से आएंगे, कोई आपको डॉक्यूमेंटेड लिखने वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे सब्जेक्टिव पैटर्न में कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो आपको सारी छोटी छोटी चीज़ों को समझना पड़ेगा और उसके लिए आपको दूसरे दूसरे टॉपिक से उसको जोड़ना पड़ेगा। तो आपको ऐसा लगता होगा कि मैं अभी यहाँ पढ़ा रहा हूँ फिर वहाँ पढ़ा लिया, ऐसा नहीं है। उन सारे टॉपिकों को मैं मर्ज कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में वो एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो पाए, ताकि आप उसको बेहतर अंडरस्टैंड कर पाए, रटे नहीं। क्योंकि रटी हुई चीज़ आप भूलेंगे, समझी हुई चीज़ आप नहीं भूलेंगे। तो छोटे छोटे बीच बीच में जो आएंगी क्वेरीज, उसको मैं ऑन द स्पॉट ही हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी ये लेक्चर क्या होता है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है और आपको शायद ऐसा लगता है कि मैं बीच बीच से कहीं पढ़ा रहा हूँ, सीक्वेंस से नहीं पढ़ा रहा हूँ। ऐसे कमेंट्स मेरे वीडियोस में आते हैं, पर यकीन मानिए दोस्तों, वो कहीं से कहीं नहीं जोड़ रहा हूँ मैं। उन टॉपिकों के जो रिलेशन आ रहे हैं दूसरे टॉपिकों से, उनको पढ़ाना मजबूरी है मेरी। आप उसको मजबूरी समझिए या आवश्यकता समझिए, ये जो भी आप समझ लीजिए, पर ये जरूरी है। उसके बिना पे वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं बनेगा। और अगर आपको आता है ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी बात है, मैं डायरेक्ट इसको पढ़ा देता हूँ। पर लोन पेयर का कॉन्सेप्ट अब आ गया तो मेरा मन नहीं मानेगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी नए कैंडिडेट होंगे जो बिल्कुल चीज़ों से अनभिज्ञ होंगे, तो वो साथी भी मेरे जुड़ना चाहेंगे और समझना चाहेंगे। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे भी क्लियर कर देता हूँ। तो हमने बता दिया कि लुईस का कॉन्सेप्ट लोन पेयर के ऊपर बेस्ड है पूरा का पूरा। पर ये लोन पेयर होते क्या हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। लोन पेयर किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा के, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा, अभी एक नया टर्म आ गया आपके लिए, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा के वो इलेक्ट्रॉन जोड़े जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर्स। ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
of valence shell of atom which do not participate in the bond formation. That pair of electron is called lone pair. अब इसको समझते हैं, ये तो मैंने आपको ओरली डेफिनेशन बता दी। अब किसी एग्जाम्पल से समझाऊं। मैं एक छोटा एग्जाम्पल जानबूझ के लूंगा ताकि मेरा समय थोड़ा सा बच जाए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया अमोनिया नाइट्रोजन के साथ में, ठीक। तो अब मैं देखता हूं इस नाइट्रोजन को, इस नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपको शायद पता होगा। छोटा एग्जाम्पल मैंने इसी का लिया कि आपको उसका परमाणु क्रमांक, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखूं, अगर मैं इसका एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखूं तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं 2 और 5। इसमें ये ब्रेक हुआ होगा। आई थिंक आप ये कॉन्सेप्ट भी जानते होंगे, अभी मैं उम्मीद कर रहा हूं, और नहीं होगा और आपकी अगर डिमांड होगी तो मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी पढ़ा दूंगा। और फिर आप ये मत बोलिएगा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो सिलेबस में नहीं था, क्योंकि ये सारा के सारा चीजें स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आपको समझ में आएगी, परमाणु संरचना समझ में आएगी कि मैंने यहाँ पे कैसे बिल्ट वो तोड़ दिया। अभी आप केवल अपने दिमाग में रखिए सर कि आपको पढ़ना है। 2 चीज आप ज्यादा पढ़ लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, पर अगर कम पढ़ के जाएंगे वहां से अगर क्वेश्चन आ गया तो वो आपको ज्यादा नुकसान कर देगा। तो कोई एक जॉब लेने के लिए आप ये कभी मत सोचिए कि आप ज्यादा पढ़ा दिए, आप उधर से वो पढ़ा दिए जो सिलेबस का पार्ट नहीं था। आप वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है सर, उस चीज को आप समझिए। तो ये चीजें हो गई 2 और 5, मतलब इसके 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। अब नाइट्रोजन का अगर मैं स्ट्रक्चर बना के देखूं तो नाइट्रोजन कितने बंध बना रहा है? अगर आप गौर से देखिए तो उसने 3 बंध बनाए हैं, मतलब ये 3 हाइड्रोजन के साथ। तो इलेक्ट्रॉन 5 में से केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन जो है वो कंज्यूम हुए। अब कितने इलेक्ट्रॉन कंज्यूम नहीं हो रहे हैं आपको मालूम है? 2 इलेक्ट्रॉन इससे कंज्यूम नहीं हो रहे होंगे। तो वही 2 इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे? लोन पेयर। ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर नहीं कहलाएगा। ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर नहीं कहलाएगा। वो इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है। हमने बात की है उसके वैलेंस शेल की, मतलब बाहतम वाले और बाहरी इलेक्ट्रॉन जो हैं पेयर, अगर जो बंध नहीं बना रहे हैं वही आपके बनेंगे लोन पेयर। क्या ये बात आप समझ पाए? अब मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं वाटर H2O, तो अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8 और इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो ये 2-6 में टूटेगा। और अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता पानी का तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता। तो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के कितने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लिए? 2 इलेक्ट्रॉन भाग लिए। और कितने भाग नहीं ले रहे हैं? इसका मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन भाग नहीं ले रहे हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन भाग नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब है ऑक्सीजन के पास वाटर में कितने लोन पेयर हो जाएंगे? वो 2 लोन पेयर हो जाएंगे या 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे। तो आई थिंक आप ये चीज समझ गए होंगे कि लोन पेयर क्या होते हैं। तो लोन पेयर किसी भी परमाणु में बाह्यतम कक्षा के वो इलेक्ट्रॉन जोड़े होते हैं जो कि बंध नहीं बना रहे होंगे, जो कि बंध नहीं बना रहे होंगे, वो इलेक्ट्रॉन जोड़े जो होते हैं वो कहलाते हैं लोन पेयर। आई थिंक इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। अब आते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या था, जो हमने आपको कुछ देर पहले बताया कि जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर लेगा वो स्पीसीज क्या कहलाएगी? आपकी एसिड। और जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करेगा, लोन पेयर को डोनेट करेगा, वो कहलाएगी बेस। ये तो डेफिनेशन के हिसाब से हो गया। पर अगर आपको इस चीज को तुरंत याद रखना है कि किस किस कंडीशन में मुझे ये पता चलेगा कि वो लुईस एसिड है, तो पहली कंडीशन ये है कि सारे के सारे कैटायंस, ये मैं एसिड की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा ना, ये मैंने एसिड के लिए लिखा। तो सारे के सारे कैटायन जो होंगे वो लुईस एसिड होंगे। सारे के सारे कैटायन होने का मतलब एग्जांपल मैं यहां पे ले सकता हूं, जैसे मैंने लिख दिया Na+ Al+3 ऑल दे आर लुईस एसिड। मतलब आपको यहां पे देखने से ही समझ में आ रहा है, ठीक है, कि जिसमें कि आप सारे के सारे कैटायंस यहां पे बन रहे हैं। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। तो सारे कैटायंस लुईस एसिड होंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि सारे वो स्पीसीज, वो सारी स्पीसीज जिसके पास में खाली डी कक्षक होंगे वो सारे लुईस अम्ल होंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसी जो स्पीसीज जिनके पास खाली डी कक्षक होंगे वो सारे लुईस अम्ल होंगे। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, वो ले लीजिए PCl5, SF6, ये सारे के सारे लुईस अम्ल होंगे। तीसरी कंडीशन, लुईस अम्ल की तीसरी कंडीशन है कि ऐसी स्पीसीज जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो 2 भिन्न परमाणुओं के बीच,
ध्यान दीजिएगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो रहे हैं दो भिन्न परमाणुओं के बीच। जैसे मैं लिखता हूं CO2, CO2 का स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा तो कैसा दिखाऊं, ब्रैकेट में O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसका मतलब है ये परमाणु और ये परमाणु भिन्न है और उनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड बन रहे हैं या डबल बॉन्ड बन रहे हैं या ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं, वो सारे क्या होंगे, लुईस अम्ल होंगे। तो लुईस अम्ल की 3 कंडीशन हो गई हमारे सामने। जो सारे के सारे कैटायन होंगे वो लुईस अम्ल होंगे, ऐसी स्पीसीज जिनके पास में डी कक्षक होंगे वो लुईस अम्ल होंगे, और ऐसी स्पीसीज जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे दो भिन्न परमाणुओं के बीच, वो सारे लुईस अम्ल होंगे। अब आते हैं क्षार की, मैं कंपैरिजन में पढ़ा दूंगा तो ज्यादा जल्दी आप समझ पाएंगे। अब पहली कंडीशन लुईस क्षार की यह है कि जितने भी एनायंस होंगे वो सारे के सारे लुईस क्षार हो जाएंगे। अब एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, ये सारे के सारे लुईस क्षार हैं। मतलब आपको तो दिख ही जाएगा आंख से, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा होगा वो एसिड हो जाएगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा होगा वो बेस हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि ऐसे यौगिक जिनके पास में, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे यौगिक जिनके पास में एकाकी इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित होगा स्ट्रक्चर में ही या फॉर्मूले में, वो सारे लुईस क्षार होंगे। जैसे एग्जांपल ले ले हम लोग, अमोनिया, इसके पास में एक लोन पेयर है, वाटर, इसके पास में 2 लोन पेयर हैं। तो जितने लोन पेयर होते जाएंगे उसके परमाणुओं के पास में, केंद्रीय परमाणु के पास में, वो सारे के सारे लुईस क्षार होंगे। और तीसरी कंडीशन, आखिरी कंडीशन, कि वो लुईस क्षार कौन होंगे, जिसमें समान परमाणुओं के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे भिन्न परमाणुओं के बीच था, यहाँ पे समान परमाणुओं के बीच अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो वो भी क्या हो जाएंगे, लुईस क्षार हो जाएंगे। लुईस अम्ल की एक और कंडीशन है, आप अगर याद रखना चाहें तो, ऐसे यौगिक जिनका बंध बनाने के बाद भी अष्टक पूर्ण न होता हो वो कहलाएंगे आपके लुईस अम्ल। अब अष्टक पूर्ण नहीं होने का मतलब जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन ना हो बंध बनाने के बाद भी। जैसे मैं BF3 का एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पे बोरॉन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं फ्लोरीन के साथ में, और एक बंध बनाने में अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लाऊं तो एक बंध बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। तो यहां एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहां एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहां होगा, यहां होगा और यहां होगा, यहां। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बंध बनाने में, 6 ही इलेक्ट्रॉन लगे, अष्टक पूर्ण नहीं हो पाया। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो ऐसे जो भी कंपाउंड जिनका केंद्रीय परमाणु अष्टक पूर्ण नहीं कर पाता या 8 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में नहीं होते, वो सारे भी क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं। तो लुईस अम्ल का एक और भी कॉन्सेप्ट है जो यहां पे नहीं है, तो ये आप यहां पे ध्यान रखेंगे। तो 4 कॉन्सेप्ट लुईस अम्ल के, 3 कॉन्सेप्ट लुईस क्षार के। आई थिंक आप ये दिमाग में क्लियर हो गया होगा। तो आज मैंने आपके सामने अम्ल क्षार अवधारणा को एक्सप्लेन किया, जिसमें मैंने 3 कॉन्सेप्ट बताए, आर्हीनियस का, ब्रॉन्स्टेन-लॉरी का और लुईस का, और इन आधारों पर मैंने अम्लीता और क्षारीयता को एक्सप्लेन किया। अब हम लोग जब नेक्स्ट टॉपिक आएंगे इसमें आगे, तो हम लोग इसमें pH मान वगैरह का कैलकुलेशन देखेंगे। आई होप आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो ये वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।